हाँ, तो वेलकम स्टूडेंट। आपका आज पुनः मिस्टर आरपी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप क्रमशः अपने विषय वस्तु इकोनॉमिक्स क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो हम क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो इसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए अब आज हम आपके लिए अध्ययन में अगला बिंदु, अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं सामने लिखकर दिखाया भी गया है, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं जो हम क्रमशः अपने विषय वस्तु पाठ के आधार पर आगे चल रहे हैं। क्रम से वही विषय टॉपिक ले रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम सिलेबस के अंतर्गत आगे आ रहा है। तो आज हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो देख सकते हैं विशेषताओं के क्रम में नंबर 1 व्यक्तिगत अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत देखें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग, ऐसी क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं जो ये क्रियाएं स्वयं के द्वारा संपन्न होती हैं और उन पर हमारा अपना स्वयं का व्यक्ति का अधिकार होता है। अपनी इच्छा अनुसार वह इस प्रकार की व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है अपने लिए कर सकता है, अपने साधन जुटा सकता है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से यह विशेषता के रूप में बात आती है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के जो शब्द बिंदु बताए गए हैं यानी जो क्रियाएं बताई गई हैं उन्हीं पर आधारित हम इसका अध्ययन करते हैं। नंबर 2 अति सूक्ष्म। नंबर 2 परिभाषा के बिंदु में देखें, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है। माने छोटे छोटे चरों का, छोटे छोटे कार्यों का क्या करता है? अध्ययन करता है। या समझ सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अपना स्वयं की कोई फर्म हो सकती है, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता या एक ही उत्पादक आदि ऐसे कार्य जो हैं जो व्यक्तिगत रूप से किए जाते हैं उन्हें हम छोटे छोटे चरों में, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये विशेषता के रूप में यह बात आती है। आगे क्रम में नंबर 3 व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। ये विशेषता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेषता है कि व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कीमतों का निर्धारण स्वयं व्यक्ति कर सकता है, उस पर किसी का कोई अनावश्यक दबाव नहीं होगा। तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति की दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के अंतर्गत व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में मांग और पूर्ति के आधार पर
मांग और पूर्ति के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अर्थात यह हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसके अंतर्गत यह अध्ययन कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु उत्पादित, कोई भी व्यक्ति यदि करता है, आवश्यक वस्तु का उत्पादन करता है, स्वयं उसमें जो लागत लगाता है, तो उसकी कीमत जो है स्वयं निर्धारित करने का अधिकार उसे होता है। यानी मांग और पूर्ति के आधार पर, मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वह अपनी उत्पादित वस्तु की कीमतों में उतार चढ़ाव कर सकता है, कीमतें बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो एक अध्ययन के रूप में जो यह शब्दावली आई, तो इसको आप लोग इसे ध्यान दें, क्योंकि ऐसे शब्द, जैसा कि पिछले टॉपिक में भी बताया गया था, अर्थशास्त्र के अंदर विद्यार्थियों कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनका बार बार रिपीटेड रूप से हमें कहना पड़ता है, जानना पड़ता है, उनका उपयोग होता है। तो इसी क्रम में ये दो शब्द आए हुए हैं, मांग एवं पूर्ति। मांग क्या है? मांग जो है आवश्यकता रूपी, किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह हमारे लिए क्या होगी? मांग होगी। और जब उपभोग के रूप में उसकी पूर्ति हो जाती है, वस्तु उपलब्ध हो जाती है, तो वह पूर्ति कहलाती है। तो मांग और पूर्ति ये दोनों जो हैं बाजार शक्तियों को प्रभावित करते हैं, और मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार के अंदर जो मूल्य यंत्र है, यानी कीमत सिद्धांत के रूप में भी इसे समझ सकते हैं, तो बाजार जो है कीमत मूल्य तंत्र पर निर्भर करता है, और कीमतें, वस्तु की कीमतें कभी बढ़ती हुई दिखती हैं, कभी उनकी कीमतें घट भी जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें मांग और पूर्ति पर ध्यान देना पड़ता है। जब अत्यधिक मांग बढ़ जाती है और पूर्ति उसके हिसाब से बराबर नहीं हो पाती, तो वस्तु की कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं। और यदि मांग कम है और बाजार में वस्तुओं की आवक या पूर्ति अधिक मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमतें जो हैं घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये उतार चढ़ाव का जो क्रम है वो चलता रहता है। अतः यह हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है, अपनी लागत और अपनी आय को ध्यान में रखते हुए कीमत का निर्धारण जो है कर सकता है। तो इस प्रकार से इन प्रमुख विशेषताओं से अब यह बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में निश्चित रूप से व्यक्तिगत अर्थशास्त्र जो है अपनी किसी मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उस व्यक्ति या मनुष्य की स्वतंत्र आर्थिक क्रिया होती है, जिस पर वह स्वयं नियंत्रण रख पाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक विश्लेषण विशेषताओं के रूप में किया गया कि किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं यानी मुख्य बातें इसके अंतर्गत संबंध रखती हैं। अब आगे इसी क्रम के अंतर्गत आगे हेडिंग पॉइंट आउट किया गया है, देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस या क्षेत्र। तो प्रमुख 3 सिद्धांत पर आधारित क्षेत्र या इनकी शाखाओं का निर्धारण किया गया है। नंबर 1 वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, नंबर 2 साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, नंबर 3 में आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्रीय शाखाओं के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में इन्हें 3 क्रम में क्या है बांटा गया है। तो वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु कीमत का निर्धारण जो है वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर करता है। उपभोक्ता अपने व्यवहार में वस्तु उत्पादन के साथ साथ
उपभोक्ता के रूप में जब वह किसी वस्तु का उपयोग करता है यानी उपभोग करता है, तो बाजार के अंदर जो कीमत तंत्र होगा या कीमत का जो निर्धारण उस समय होगा, उसके अनुरूप हम उसकी कीमत के आधार पर ही ऐसी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। यानी जो वस्तु की कीमत निर्धारित है उसका हमें भुगतान करके ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत लागत, क्योंकि उत्पादन लागत भी लगती है, कॉस्ट लगती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कीमत कैसे निर्धारित होती है तो उसमें लागत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी उत्पादक जो है किसी वस्तु आवश्यक निर्माण करता है तो उसकी उसमें लागत भी लगी होती है। तो लागत को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कीमत निर्धारित करता है। यानी लागत से कुछ अधिक ही कीमत निश्चित करता है ताकि उसे अपनी वस्तु से कुछ आय या लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से वस्तु कीमत निर्धारण का जो सिद्धांत है यह इस क्षेत्र को बतलाता है। नंबर 2, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। साधन कीमत, यहाँ साधन शब्द जो है का संबंध जो है धन से ही है। यानी व्यक्तिगत रूप से जो आर्थिक क्रिया है उसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन में जो प्रयोग किए जाने वाले जो भी उत्पत्ति के साधन हैं, उत्पत्ति के साधन है, यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो तत्व या कारक सहयोगी होते हैं तो उन साधनों की कीमत का भी निर्धारण किया जाता है। जैसा कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्पादन के साधन या तत्व, यानी 5 प्रकार के साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठक। तो इस प्रकार से साधन कीमत के अंतर्गत जो वस्तु उत्पादित होने के बाद जिस कीमत पर बेची जाती है और उससे जो लाभ प्राप्त होता है या आय प्राप्त होती है। तो यहाँ मैं एक बात और सुनिश्चित कर दूं, विद्यार्थियों ध्यान दें, शब्द जैसे बार बार रिपीटेड होते हैं कुछ ऐसे, आय और लाभ एक पर्याय के रूप में तो हो सकते हैं पर दोनों में अंतर है। आय का हम निर्धारण लाभ के रूप में करते हैं। यानी यदि कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है और 120 रुपए में बेची गई तो यहाँ बराबर 20 रुपए का अंतर आता है। कितने का? 20 रुपए का। तो ये 20 रुपए जो है क्या होगी? आय होगी, जो लाभ के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो वितरण है वो साधनों में बांट दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, और जो अंत में बचता है वही लाभ होता है। यानी जो उत्पादक का वास्तविक लाभ होता है वो पुरस्कार के रूप में होता है, यानी वह एक पुरस्कार के रूप में उसे ग्रहण करता है। इसीलिए उत्पादन, व्यापार आदि क्षेत्रों में जोखिम का भी रोल होता है, जोखिम का भी भय होता है, जोखिम शब्द भी होता है। यानी जो कुछ प्रारंभिक तत्व हैं उनमें तो उनका वितरण होगा ही धन का, पर जो अंत में बचेगा बांटने के बाद उत्पादक के, वह उसको लाभ के रूप में, एक पारितोषिक के रूप में जो धन प्राप्त होगा वही उसकी वास्तविक आय, इनकम या प्रॉफिट होगी। तो इस प्रकार से साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को समझा जा सकता है कि साधनों की कीमत भुगतान के बाद जो भी पुरस्कार प्राप्त रूप में राशि या धन प्राप्त होता है तो इसके अंतर्गत साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत जो है लागू होता है। अब आगे तीसरी शाखा बिंदु के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, माने इस सिद्धांत पर आधारित, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत पर अर्थशास्त्र की आधारित क्षेत्र या शाखा को निश्चित किया गया है।
तो सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं की दी हुई मात्रा अनेक उपभोक्ताओं में विभाजित की जाती है और कैसे उनका आवंटन या वितरण किया जाता है, जिससे कि जितने भी उत्पादन साधन से जुड़े हुए तत्व हैं उनका आर्थिक कल्याण हो सके। आर्थिक कल्याण हो सके। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य क्षेत्र, फर्म, इंडस्ट्री आदि में काम करता है तो उसका जो हेतु है यही है कि काम करने के बाद जो उसे प्राप्त धन होगा, चाहे वो वेतन के रूप में हो, भुगतान के रूप में हो, तो उससे उसका आर्थिक कल्याण होगा। यानी धन की कार्य के माध्यम से जो आय प्राप्त होगी उसी से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आज हम अर्थशास्त्र की विशेषताओं के प्रमुख बिंदुओं पर आधारित व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं जो सैद्धांतिक रूप से बताई गई, इनका अध्ययन आज यहाँ संपन्न होता है। इसी प्रकार हम आगे क्लासेज वीडियो के माध्यम से इसी चैप्टर से संबंधित अगला जो विषय टॉपिक हेडिंग बिंदु आएगी उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आगे हम अगले वीडियो क्लास के रूप में हम इसी चैनल पर आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को बताएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोग है, इस बिंदु पर, इस हेडिंग टॉपिक पर अगले क्लासेज में हम चर्चा करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज की जो बात है, आज के अध्ययन की जो क्रम है, आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन नई हेडिंग टॉपिक के रूप में आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप पिछले वीडियो इसी चैनल पर सब्सक्राइब करके और आप विधिवत देख सकते हैं और अपनी विषय वस्तु के माध्यम से अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं।